नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और देखते हैं उन खबरों को, जानते हैं जो खबरदार में टॉप फोकस में है। सबसे पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई ही। भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस समय टॉप स्पीड पर है। ये रफ्तार संक्रमण की सुनामी लेकर आई है। एक दिन में करीब 1,94,000 नए केस आ जाएं तो चिंता बढ़ जाती है। घर से बाहर निकलने वाले बहुत से लोग इस समय यही सोच रहे हैं कि बस किसी तरह संक्रमण से बच जाएं और ये लहर पार हो जाए। पिछले 2 हफ्तों में संक्रमण 1% से 11% तक पहुंच गया है। देश में इस समय तमाम आशंकाएं ट्रेंड कर रही हैं। इस सब के बीच आपके लिए खबरदार रहने का समय है और हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आने वाले कोरोना के मामले 27,000 के पार हो गए हैं। जो संक्रमण दर 25% के आसपास थी, वो आज 26% के पार पहुंच गई है। कई एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार पीक के नजदीक है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कोरोना लहर का पीक अगले 3 से 4 दिन में गुजर जाएगा? मुंबई में केस लगातार घट रहे थे, लेकिन आज एक उछाल देखने को मिला। इसका क्या मतलब है और इससे दिल्ली के लिए क्या संकेत है, ये समझना होगा। दिल्ली में अस्पतालों में लोगों के भर्ती होने की रफ्तार काफी हद तक स्थिर हो चुकी है और अस्पतालों के बेड 85% खाली हैं। जाहिर है इन बातों से देश के लोगों को तमाम बुरी खबरों और चिंताओं के बीच थोड़ी उम्मीद मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत के तमाम राज्यों के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहर तीसरी लहर की केस स्टडी होने वाले हैं। जो कुछ दिल्ली और मुंबई में हुआ, उसके आधार पर आगे के प्लान बनाने में आसानी होगी। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि होम आइसोलेशन के दौरान दिल्ली जैसे शहर में किस तरह इलाज की होम डिलीवरी हो रही है। आपको कोरोना मैनेजमेंट सेंटर से आज तक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और तीसरी लहर से लड़ने वाले कोरोना कॉल सेंटर के अंदर ले चलेंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और आज के दिन खबरदार में भारत की सबसे बड़ी शक्ति यानी युवा शक्ति का विश्लेषण 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एंगल से हम करेंगे। युवाओं की वोट पावर नेताओं को सत्ता के ऊंचे टावर पर पहुंचा सकती है, ये बात सभी राजनीतिक दल और नेता अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए 5 राज्यों में युवाओं और उनमें भी खास तौर पर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को लुभाने के लिए तोहफों और वादों की झड़ी लग गई है। वोटिंग से पहले का ये समय असल में ये नोट करने का समय है कि नेताओं की झोली में युवाओं के लिए क्या है। और खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत हम कोरोना की तीसरी लहर से करने जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। ये कोरोना की पहली लहर से ही स्पष्ट हो गया है हमारे सामने। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि जो कोविड का जो मैनेजमेंट हो रहा है और तीसरी लहर से जुड़ी हुई कौन सी जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं। भारत में 24 घंटे में 1,94,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज पाए गए, जबकि 442 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में भारत में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1,33,873 का इजाफा हो गया। इस समय एक्टिव केस के मामले में भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। पिछले 7 दिन में भारत में 10 लाख से ज्यादा कोरोना केस बढ़े। आंकड़े ये भी बताते हैं कि दुनिया में कोरोना से होने वाली हर 11 मौत में से 1 मौत भारत में हो रही है और मौतों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 30 दिसंबर 2021 को 1.1% था, वो अब 12 जनवरी को 11.05% के आंकड़े पर पहुंच गया। ये अपने आप में अलार्म है। भारत में करीब 300 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का केस पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा रिपोर्ट हुआ है। राज्यों को देखें तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई। दिल्ली में 24 घंटों में 27,561 केस आए हैं और मुंबई में 24 घंटों में 16,420 केस आए। कोरोना के नंबर गेम से यह संकेत मिल रहा है कि मुंबई में तीसरी लहर का शायद पीक गुजर चुका हो। हालांकि अभी इसकी पुष्टि में थोड़ा समय लगेगा। दिल्ली में अभी संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई के आंकड़े देखकर दिल्ली के हालात पर उम्मीद भी जग रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में भी तीसरी लहर का पीक अब ज्यादा दूर नहीं है और एक बार पीक गुजर गया तो हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अस्पतालों में हालत स्थिर है और बेड 85% खाली है। चुनावी रैलियों ने तो अपना काम कर ही दिया। अब ऐसा लगता है कि मेलों और दूसरे आयोजनों की बारी है। गंगा सागर मेला और माघ मेला सहित तमाम आयोजन अलग अलग राज्यों में अपने ट्रैक पर हैं। ऐसे में इन्हें कोरोना का सुपर स्प्रेडर आयोजन बनने से रोकना सरकारों के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। हर किसी के मन में सवाल है कि बूस्टर डोज जो है वो कब लगेगी। इस सवाल को WHO ने एक नया एंगल दे दिया है। तमाम वैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन उसने किया है
और WHO के पैनल ने ये चेतावनी दी है कि जो वैक्सीन लोगों को शुरू में लगी उन्हीं की एक और डोज बूस्टर के रूप में लगा देना नए वेरिएंट्स के खिलाफ कोई अच्छी रणनीति नहीं है। नए वेरिएंट्स को ठिकाने लगाने के लिए मौजूदा वैक्सीन में बदलाव करके बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। दूसरी तरफ यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना महामारी के खतरे का अंत भी कर सकता है। फिर ये ऐसी हल्की बीमारी बनकर रह जाएगी जिसके साथ इंसान अपना जीवन आराम से जी पाएगा। वैसे ओमिक्रॉन से उठी तीसरी लहर के बीच भारत सरकार ने कोरोना के हल्के से लेकर गंभीर मामलों के लिए डिस्चार्ज पॉलिसी के बारे में आज जानकारी दी है। इसे आप भी सुनिए। जहां तक माइल्ड केसेस का संबंध है, डिस्चार्ज पॉलिसी ने इंडिया की और वर्ल्ड की एग्जिस्टिंग एविडेंस को एनालाइज करते हुए अब उसमें बदल किया है और उसके तहत अब यह कहा जाता है कि अगर आप टेस्ट पॉजिटिव होने के 7 दिन में 3 सक्सेसिव दिन तक अगर आपको बुखार ना हो तब आप अपने आप को डिस्चार्ज मान सकते हैं, चाहे आप होम आइसोलेशन में हो, जैसे पिछले हफ्ते भी हमने इस पर बात की थी, और चाहे आप कोविड केयर सेंटर में हो। आपको 7 दिन में से अगर 3 दिन सक्सेसिव डेज टेस्टिंग के बाद अगर आपको कोई फीवर ना हो तो आप डिस्चार्ज माने जा सकते हैं और उसके लिए डिस्चार्ज होने के बाद भी टेस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही जो मॉडरेट केसेस होते हैं वह 2 तरीके से हो सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कि कोई सिम्टम ना हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से अबव बना रहे और 3 सक्सेसिव दिन यानी कि कंटिन्यूअस 3 दिन तक अगर ऐसी सिचुएशन रहे और साथ में कोई भी हमारी कोमॉर्बिडिटी हो, उसमें कोई डिटेरियोरेशन ना हो, तब उन केसेस में भी जब 3 सक्सेसिव दिन तक अगर हम बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हैं, तो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर उस पेशेंट को डिस्चार्ज करने का निर्णय ले सकता है और उस समय पर भी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप अपने चारों ओर भी देख रहे होंगे अगर या फिर ये बातें सुन रहे हैं तो आपको सीधे तौर पर ये तो समझ में आ रहा है कि जो ठीक होने का समय काल है, जो अवधि है, वो एक तो कम हो चुकी है। जो दूसरी लहर के दौरान हाहाकार देखा गया था वैसा तीसरी लहर के समय में हम नहीं देख रहे हैं। दिल्ली और मुंबई को ही देख लीजिए। मुंबई में लगातार 5 दिन तक लगभग जो केसेज है वो कम होते रहे। हालांकि फिर एक उछाल जरूर देखा गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मुंबई में पीक जो है वो हासिल हो चुका हो और दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ तो रहे हैं लेकिन अब कुछ दिनों से उतनी तेज रफ्तार से नहीं जितनी तेज रफ्तार से तीसरी लहर की शुरुआत में बढ़े थे। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि मुमकिन है कि अगले 3 से 4 दिन में दिल्ली में पीक आ जाए तीसरी लहर की। दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। डॉक्टर्स आर also getting infected. 75 staff of doctors and 60 nurses, 15 technicians are already infected. दिल्ली पुलिस के 1700 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अगर 1 जनवरी से 12 जनवरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कुल 1700 पुलिसकर्मी जो है वो अभी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लाइन लगाकर जो बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर कोरोना विस्फोट हो चुका है, जहां काम करने वाले 40 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब अपने चरम पर पहुंच रही है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 25% के पार हो चुकी है, जो 25 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई, जो 16 जून के बाद सबसे ज्यादा मौत है। एक्टिव मामलों की संख्या 74,881 से ज्यादा है, जो 13 मई के बाद करीब 8 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार की स्टडी करके एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अब बस तीसरे लहर का पीक आने ही वाला है। मेरा ये मानना है कि थर्ड वेव डेफिनेटली दिल्ली में तो है ही, बट दूसरी बड़ी बड़ी जो मेट्रोपोलिस हैं, बड़ी सिटीज, उनमें भी ऑलमोस्ट आया हुआ है। लाइक बॉम्बे या बैंगलोर वगैरह, शायद चेन्नई में कम है, बट अभी बाकी मेट्रोपोलिस में आया हुआ है। और अगले कुछ हफ्तों में, शायद जनवरी में ही ये सारे देश में फैल जाएगा। दिल्ली में 3 से 4 दिन के अंदर पीक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट स्थिर हो चुका है। इसके बाद उसके गिरने की उम्मीद है, जैसा कि मुंबई में होना शुरू भी हो चुका है।
जहां लगातार 5 दिन नए मामलों में काफी कमी आई। मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना के 20,971 केस मिले थे, जो 8 जनवरी को 20,318 रह गए। 10 जनवरी को डेली केसेस 13,648 हो गए। 11 जनवरी को 24 घंटे में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए। मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अब 18.75% हो चुका है, जो 5 दिन पहले 30% था। मुंबई में कमजोर होती कोरोना की तीसरी लहर के ट्रेंड ने दिल्ली को भी उम्मीद बधाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में भी जल्द ही केसेस कम होने की संभावना है। देखो, पहले बहुत तेजी से हर रोज बढ़ रहे थे एडमिशंस, रेट ऑफ एडमिशन जिसे कहते हैं ना, एडमिशन रेट ऑफ एडमिशन वाज इंक्रीजिंग। अब वो स्टैग्नेंट हो गया है, बिल्कुल बराबर हो गया है, लगभग सेम एडमिशन रोज हो रहे हैं। तो जैसे ही मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल एडमिशंस कम होंगे, तो हॉस्पिटल एडमिशन कम होंगे तो दिस इज एडवांस इंडिकेटर। बाकी आपके नंबर्स हैं या पॉजिटिविटी है वो थोड़ा लेट इंडिकेटर्स होते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन सबसे मेन इंडिकेटर वही होता है। तो हॉस्पिटल एडमिशन जो रुक गए हैं, बढ़ने बंद हो गए हैं, अब लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये डाउन आना स्टार्ट हो गया। पहले तो हम एक्सपेक्ट करें कि केस कम होंगे, इसकी सीवियरिटी कम होगी, रेस्ट्रिक्शंस भी जरूर उसके बाद कम होंगी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में ये जरूर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा। मुंबई में तेजी से कम होते केसों ने दिल्ली वालों के लिए भी उम्मीद की किरण जगाई। भारत में तीसरी लहर के चाल चलन से एक बात तो कंफर्म होती है कि अगर वैक्सीनेशन पर और ज्यादा जोर दिया जाए और नियमों का पालन किया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर से जल्द ही पार पाया जा सकता है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस बार जो सिम्टम्स दिख रहे हैं या फिर जो अभी तक की डेटा सामने आया है, उसमें ये समझ में आ रहा है कि दूसरी लहर की तरह गंभीर मामला यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, तकलीफ तो हो रही है लोगों को, और इसीलिए जरूरत ये होती है कि संक्रमण की उस चेन को तोड़ा जाए। अभी तक अस्पतालों में जाने की जरूरत पड़ती थी, इस बार होम आइसोलेशन में बहुत बड़ी संख्या में मरीज हैं, खासकर दिल्ली के भीतर 55,000 इनकी संख्या बताई जा रही है, ऐसे मरीज जिन्हें कोविड है और वो होम आइसोलेशन में, यानी घर पर रहकर ही, अलग रहकर सबसे अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दिल्ली की तरफ से मेडिकल किट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो डिस्पेंसरीज हैं वो एक तरह से मिनी वॉर रूम बन गई हैं। ऐसे ही एक मिनी वॉर रूम का हमने जायजा लिया। घर में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन से लेकर इंटरनेट योगा क्लासेस के अलावा मेडिकल किट की भी होम डिलीवरी कर रही है, जिसका मैनेजमेंट फंडा जानने के लिए आज तक की टीम दिल्ली सरकार के एक मिनी वॉर रूम में पहुंची। देश की राजधानी में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार उन तक किस तरह राहत पहुंचा रही है, इसके लिए हम पहुंच गए हैं साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। हम मौजूद हैं चिराग दिल्ली की एक डिस्पेंसरी के भीतर, और यहाँ पर मेरे आसपास आपको ये दवाइयां नजर आ रही होंगी, और साथ ही साथ एक कोरोना मरीज को जो जरूरत होती है उसके लिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। डॉक्टर नमिता, बताइए कि एक किट में आप क्या क्या कोरोना मरीज तक सामान पहुँचाते हैं, दवाइयाँ पहुँचाते हैं? ये पैरासीटामोल टैबलेट है 500 mg का, इसकी एक किट देते हैं हम लोग, ठीक है। और एक जुकाम के लिए सेट्राजिन टैबलेट सेट्राजिन है, और विटामिन सी ये प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, और मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन भी दिया जाता है, और जरूरत पड़े तो हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ये भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ऑक्सीमीटर भी मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लेवल उन्हें बता दिया जाता है, चेक करके हमारे जो सीडीवी जाते हैं वो बता देते हैं कि कब उनका लो होता है, तो उन्हें कॉल करना है 102 पे, या हमें संपर्क करें। ये पाउडर किस तरह का है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? क्योंकि मास्क तो आप दे ही रहे हैं। मास्क भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को, और ये ग्लोव्स है, ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर है जो पेशेंट को ये मास्क सैनिटाइज करने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। 10 लीटर पानी में उसको 2 चम्मच डाल के उसमें ये मास्क को चेंज करना होता है 8 आवर्ली। तो ये मास्क एक तरह से डिस्पोज करने हाँ, डिस्पोज करना होता है। साथ ही थर्मामीटर भी आप मुहैया करा रहे हैं? हाँ, थर्मामीटर भी मुहैया करा रहे हैं, जिन्हें चाहिए उन्हें मुहैया करा रहे हैं। दिल्ली के सभी 11 जिलों में स्वास्थ्य विभाग और रेवेन्यू विभाग की टीम
साथ मिलकर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट को संभालती है। इसमें खास तौर पर मेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी वर्कर्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की अहम भूमिका होती है। हम इस किट को लेकर चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं, कड़ी मशक्कत के बाद इन्होंने ये पूरी पीपी किट पहनी हुई है, मास्क इन्होंने लगाया हुआ है और काफी मुश्किल होती है क्योंकि कई घंटों तक उन्हें ये किट लेकर घर घर तक जाना होता है। किट इन्होंने अब यहाँ पर थाम ली अपने हाथ में, ये देखिए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं वो घर तक पहुंच रहे हैं और साथ ही इस डिस्पेंसरी के भीतर होम आइसोलेशन में जो मरीज इलाज करवा रहे हैं उन्हें कॉल कैसे किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों यानी मिनी वॉर रूम में टीचर्स भी होम आइसोलेशन मरीजों का ख्याल रखने में मदद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के टीचर आकाश और महेंद्र पिछले 1 साल से होम आइसोलेशन के मरीजों को कॉल करके उनका हालचाल पूछने की ड्यूटी कर रहे हैं। हम आपको 5 मिनट बाद दोबारा फोन करेंगे, बस सेम चीज कंफर्म करेंगे। 5 टीचर्स की ये टीम साउथ दिल्ली में रोजाना 500 कॉल्स करती है। अब यहाँ से कॉल लगाया जाएगा केयर टेकर को, उस शख्स को जिसके घर में कोई कोरोना संक्रमित है और दूसरा शख्स जिसे कोरोना नहीं हुआ है, जो उनका ख्याल रख रहा है। लेकिन कैसे कॉल लगाया जाता है ये देखिए। यहाँ पर एक खास टीम तैनात की गई है। हर जिले में, हर डिस्पेंसरी में टीचर्स को तैनात किया गया है। टीचर्स की जिम्मेदारी काफी अहम रही है इस पूरे कोरोना काल में और यहाँ पर लैपटॉप के साथ, मोबाइल फोन के साथ तैयारियों को अंजाम दिया गया। ये देखिए, लिस्ट भी है। होम आइसोलेशन टीम, यहाँ होम आइसोलेशन टीम तैयार की गई है। इनकी लिस्ट भी यहाँ पर लगाई गई है जो कि कॉल लगाती है तमाम लोगों को। जो टीचर्स हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए सर कि आप जो कॉल लगाते हैं क्या क्या जानकारी आप लेते हैं? कोई दवाई की रिक्वायरमेंट आती है तो उसे तुरंत पहुंचाते हैं? जी सर, बिल्कुल हम दवाई पहुंचाते हैं उनको, ऑक्सीमीटर और अगर थर्मामीटर, और उनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशल मेडिसिन अजिथ्रोमाइसिन वगैरह जो भी हैं तो हम उनको पहुंचाते हैं उनके कहने पे। हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनकी वैक्सीन, क्या उनको वैक्सीन लग चुकी है, दोनों नहीं लगी तो उनको कि कोविड ठीक हो जाने के बाद वो अपनी वैक्सीन ले दोनों तुरंत, और टेस्ट डेट कब टेस्ट है, उनका आइसोलेशन हम कर सकें ढंग से। और उनसे पूछते हैं आपको उसके केयर टेकर, अगर वो अकेले भी रहते हैं, उनके पास कोई केयर टेकर नहीं है तो हम उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए या जो कोविड केयर सेंटर हैं हमारे उनमें उनको शिफ्ट भी कराते हैं कि पेशेंट को हम अकेले नहीं छोड़ दें। डिस्पेंसरी में दवाइयों और ऑक्सीमीटर से लैस किट तैयार करने के बाद एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर और एक आशा वर्कर की टीम कोरोना मरीज के घर जाती है। दवाइयों की किट पहुंचाने वाली टीम कोरोना मरीज का केयर करने वाले सदस्य से मिलती है और इस दौरान होम आइसोलेशन के नियम भी समझाए जाते हैं। और इस तरह होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे मरीजों के लिए दिल्ली सरकार के ये कोरोना वॉरियर्स सबसे बड़े मददगार बनते हैं। बेहद जरूरी है कि लोग अपना ध्यान रखें, लेकिन जरूरी ये भी है कि अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो जाए तो सरकार भी उसका ध्यान रखे। और इसी की एक तस्वीर हमें नजर आ रही है जहां पर तमाम मेडिकल स्टाफ और सिविल डिफेंस वॉलंटियर घर घर पहुंचकर लोगों को वो किट मुहैया करा रहे हैं जिससे लोगों को कोरोना संक्रमण से जंग लड़ने में सहूलियत हो। कैमरामैन अभिषेक के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दरअसल इतना लंबा समय बीतने के बाद सबको समझ में भी आ रहा है कि अब किन किन चीजों की जरूरत होती है, किस तरीके से चीजों को पहुंचाना चाहिए। हालांकि दूसरी लहर के समय भी कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था देखी गई थी। जरूरी ये है कि लहर जब तक अपने पीक पर नहीं, अभी जिस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें काफी मददगार साबित होती हैं। और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन सवालों का निवारण कौन करे, तो उसके लिए भी कॉल सेंटर्स दिल्ली में चल रहे हैं इस समय। स्वामी दयानंद अस्पताल में ऐसा ही एक कॉल सेंटर है जहां पर हमारी टीम पहुंची और वहां पर ये जो कोविड मित्र हैं उनसे मुलाकात की। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या भी पीक पर है। ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन की तो मरीजों को जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होम आइसोलेशन के जरिए ही किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी होम आइसोलेशन को लेकर कई सारी गाइडलाइंस जारी की है और ऐसे में देश भर में कई सारे कोरोना के कॉल सेंटर्स खोले गए हैं। इसी के तहत हम मौजूद है दिल्ली के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के कोरोना मित्र हेल्पलाइन सेंटर पर। एक ऐसा हेल्पलाइन सेंटर है जो 24/7 चालू रहता है। आपको बता दें कि स्वामी दयानंद अस्पताल के खोले गए इस कोरोना मित्र हेल्पलाइन में
लगातार कॉल्स आ रहे हैं। 8 जनवरी को ये कॉल सेंटर खोला गया था और आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं और डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड टीम उनकी लगातार मदद कर रही है। प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको समझाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरी टीम काम कर रही है। इस वक्त 5 डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये नंबर दिए गए, ये देखिए यहाँ पर ये नंबर दिए गए, 2 हेल्पलाइन नंबर्स है, 2 लैंडलाइन नंबर्स है। इन्हीं 2 नंबर्स पर पेशेंट्स के फोन आते हैं और सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल दिल्ली से ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से, इनफैक्ट देश के हर एक कोने से इस हेल्पलाइन पर कॉल आ रहे हैं। देखिए, जैसा इस हेल्पलाइन का नाम है कोविड मित्र, यानी कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके फ्रेंड, बेसिकली हमारा जो विजन था इसमें वो यही था, क्योंकि इस बार होम आइसोलेशन के पेशेंट्स काफी ज्यादा हैं, तो उनको एक ऐसे मित्र की जरूरत है जो उनकी बातें सुन सके, जो उनको एडवाइस कर सके, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये कोविड मित्र हेल्पलाइन शुरू की गई थी। 8 जनवरी को ये हमने शुरू की थी और 9 जनवरी को जब इसका वाइड स्प्रेड पूरा ऐड हो गया था तो डेली लगभग 100 से ज्यादा कॉल्स हम लोगों के पास आते हैं और वैरायटी ऑफ कॉल्स हम लोगों को रिसीव हो गए हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती जो है वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर पेशेंट से बातचीत कर रहे हैं और खुद भी पेशेंट से जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की उनकी तबीयत है, क्या कुछ मॉनिटरिंग की उन्हें जरूरत है। सर, किस तरह के कॉल आ रहे हैं पेशेंट्स की, क्या सीवियरिटी लेवल है और क्या समस्या आ रही है पेशेंट्स को इस वक्त की यदि हम बात करें तो? ज्यादातर पेशेंट्स जो अभी हैं माइल्ड कैटेगरी के ही पेशेंट्स हैं, क्योंकि आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब सेकेंड वेव कोविड का आया था तो इतना पैनिक था कि अभी भी वो पैनिक बटन हर पेशेंट्स के साथ अभी भी है। कोविड का रिपोर्ट देखकर ही ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स जो हैं पैनिक बहुत होते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी ये है कि अभी इस बार के वेव में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि 90% लोगों को होम आइसोलेशंस की जरूरत पड़ रही है। लेकिन होम आइसोलेशंस में इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें स्ट्रेस आउट करना है वो जरूरी होता है, क्योंकि उसमें से भी कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स सिक होते हैं। तो सिक होने का मतलब है कि हमें वही चीज बताना पड़ता है कि भाई एक तो आप पैनिक ना करें और आपको जो जो चीज मेजर्स हैं, जैसे आप हमारी टीम को देख रहे हैं, ये सब यही चीज पूछते हैं कि भाई आपकी सैचुरेशन मॉर्निंग इवनिंग की कैसी रह रही है, आपका रेस्पिरेटरी रेट तो नहीं बढ़ रहा है। ये 2-3 चीज बहुत सिंपल चीज है जो कि हर कोई घर पे कर सकता है मॉर्निंग इवनिंग। उसमें अगर वार्निंग साइंस रेज होता है कि भाई नहीं इससे कम आ रहा है, सैचुरेशन 93 से नीचे, आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर जा रहा है, इट मींस आपको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। ये ज्यादातर पेशेंट्स को इस बार के जो वेव है माइल्ड सिम्टम्स में, उसमें बुखार ही ट्रबल करता है, बॉडी एक, बुखार और नेजल सिम्टम्स आते हैं, नाक ये हो रहा है, बह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी टीम है वो उसको एडवाइस करती है कि भाई पैरासीटामोल आप ले सकते हैं बुखार के लिए, आप दिन में 4 बार भी ले सकते हैं, 650 वाली पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर इस तरह का नाक में अगर ज्यादा आपका नेजल फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक सिंपल दवाई है मॉन्टेल्यूकास लिवोसेट्रिजिन की, वो हम बताते हैं। इससे ज्यादा इस बार के वेव में और कोई जरूरत पड़ नहीं रही है दवाइयों की। यूजुअली 3 to 5 डेज में सब पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं। और अब उस दिन की बात जो कि भारत के लिए खासा महत्वपूर्ण है। 12 जनवरी है आज, नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। अब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत जो है वो सबसे युवा देश कहलाता है। और यहां पर कुछ रोचक तथ्य हम जरूर देखें। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में करीब 60 करोड़ आबादी 13 से 35 साल के युवाओं की है। हमारे देश की युवा शक्ति के लिए ये कहा जाता है कि ये जब जागृत होती है तो समाज की तस्वीर बदल देती है और नाराज होती है तो बड़े से बड़े सिंहासन हिला देती है। इसीलिए देश की सभी सियासी पार्टियां इस युवा शक्ति के सामने नतमस्तक रहती हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों की नजर इस बार युवा शक्ति पर है। युवाओं के लिए नेताओं के चुनावी कांटे के बारे में आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत के सबसे बड़े यूथ आइकॉन के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। जी, हम स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, जिन्होंने भारत को और दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए सिर्फ 25 साल की उम्र में संन्यास लिया था। 30 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर अपने विचारों से पूरी दुनिया को अभिभूत कर दिया था। भारत की छवि विश्व पटल पर और चमकदार बना दी थी। इस युवा आध्यात्मिक गुरु ने पूरे विश्व का परिचय भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति से करवाकर 39 वर्ष की आयु में संसार को अलविदा कह दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था और भारत ने 1984 में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से भारत में
स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी 12 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती है। किसी भी देश की युवा शक्ति को उसकी सबसे बड़ी शक्ति कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का दायित्व इन्हीं हाथों में होता है और इसके साथ ही सरकार निर्माण का भी बहुत बड़ा दायित्व इनके हाथों में होता है। ये जो युवा शक्ति होती है वो चुनावों में कितनी महत्वपूर्ण होती है कि जो सारी की सारी पार्टियां हैं वो इन्हें रिझाने में, इन्हें लुभाने में लग जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार करीब 15 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें लगभग 45% वोटर 18 से 40 वर्ष के बीच के। इसके अलावा इसमें से लगभग 32% युवा वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। इनमें भी 20 लाख मतदाताओं की उम्र 18 से 19 साल के बीच है। ये युवा पहली बार मतदान करने वाले हैं। इसी तरह पंजाब में करीब 2,80,000 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट देंगे। उत्तराखंड में लगभग 1,60,000 युवा वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। इसीलिए सभी राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में नौकरी के लुभावने वादों से लेकर लैपटॉप और स्कूटी के प्रलोभन से लेकर युवा वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में युवा शक्ति का एक बड़ा समर्थन बीजेपी को मिला था। देखना होगा कि इस बार युवा शक्ति किस पार्टी पर भरोसा करती है। सभी पार्टियों के नेताओं ने युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए भाषणों और वादों के चुंबक को एक्टिव कर दिया है। मार्ग पर युवा चल गए वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा उसका फैसला यूपी की युवा शक्ति तय करेगी। अगर थोड़ी देर के लिए जाति पाति और धर्म बिरादरी वाला फैक्टर एक तरफ रख दिया जाए तो युवा शक्ति ही चुनावी किंग मेकर साबित होगी। इसलिए सभी सियासी पार्टियां इस युवा शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वादों और तोहफों की झड़ी लगा रही। युवा नए भारत का कर्णधार भी है। युवा नए भारत का विस्तार भी है। हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है और इसलिए जिधर युवा चलेगा उधर भारत भी चलेगा। 25 दिसंबर को बीजेपी सरकार ने लखनऊ में 60,000 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। 2017 के चुनावों में बीजेपी की घोषणा के तहत 1 करोड़ छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप देने का वायदा किया गया था। इसके अलावा युवाओं को प्रभावित करने के लिए बीजेपी यूपी में कई विश्वविद्यालयों का शिलान्यास कर चुकी है। 2 जनवरी को पीएम मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। इससे पहले अलीगढ़ में भी जाट नायक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर नया विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा चुका है। बीजेपी को भरोसा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी युवा शक्ति बीजेपी की तरफ ही आएगी। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ में है। प्रवर फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। बीजेपी के रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के अकेले युवा चेहरा कहे जाने वाले अखिलेश यादव भी युवाओं को अपने पक्ष में करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसके लिए अखिलेश ने उन मुद्दों पर दांव चला जिन्हें लेकर युवा संवेदनशील रहते हैं। बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे को अखिलेश ने सबसे बड़ा हथियार बनाया है। अखिलेश यादव ने युवाओं से वायदा किया कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो छात्र छात्राओं और नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को समाजवादी पार्टी की सरकार विदेश भी भेजेगी। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा गरीब परिवारों के बच्चे जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें समाजवादी सरकार बनने पर मदद की जाएगी। ये वादा कब और कितना पूरा होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने युवाओं की आंखों में कई सपने भरने की कोशिश की है। नौजवान जो आया यहाँ पर नौकरी रोजगार मांगने, उसको अपमानित किया, लाठी मारी। 69,000 वाले नौजवान कितनी बार लाठी खा गए। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें हक और सम्मान दिलाने के लिए अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सरकार छीन रही है। आज बताइए किसको अधिकार मिल रहा है? जो सरकारी नौकरियां निकली हैं, कितना भेदभाव हुआ है। जब यूपी में युवाओं के लिए उम्मीद और सपनों के दिए जलाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस भी इस मौके का पूरा लाभ उठाने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि युवाओं के लिए आकर्षक ऑफर वाली राजनीति से वो यूपी में अच्छा स्कोर कर सकती है। इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने युवा महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। प्रियंका वाड्रा ने 20 लाख नौकरियां देने का वायदा भी किया। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन के बाद स्कूटी देने का वायदा भी किया है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा नौजवान है। ये उनकी लड़ाई है, ये उनके हक की लड़ाई है। आज मैं ऐसे ऐसे नौजवानों से मैंने बात की है यूपी में, जिन्होंने ITI पास किया है, MA लेके घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। सारे क्वालिफिकेशंस हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। यूपी में युवा शक्ति किस तरफ जाएगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि जिस तरफ भी जाएगी वहां सरकार बना देगी। साल 2012 के चुनाव में यूपी के युवाओं ने अखिलेश यादव का साथ दिया था, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं ने अखिलेश और राहुल गांधी पर भरोसा नहीं किया और बीजेपी को वोट दिया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं ने मोदी सरकार और बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। यूपी की तरह पंजाब में युवाओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्र से पहले ही तमाम राजनीतिक दलों ने वायदों और घोषणाओं का अंबार लगा दिया। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।